हेलो, स्वागत है आपका साइंस जोन में। आज क्लास 9th के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 2 का हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। पार्ट 2 हमारा NCERT बेस्ड पर है। सारे NCERT के क्वेश्चंस हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं। ये सीरीज हमारी किसी भी कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज NCERT। वेरी शॉर्ट ऐसो टाइप क्वेश्चंस पहले हमने लिए हैं। कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं? बहुत क्वेश्चन आता है, कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो कोशिका का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है जीवधारी की? तो इसका उत्तर होगा सेल यानी कोशिका। परीक्षा में प्रश्न आता है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, तो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न भी है इसमें लिए गए हैं। NCERT के बुक्स से लिए गए हैं, तो आप सबके लिए यूजफुल है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। क्वेश्चन मैंने अगला लिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग दिखता है वह है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, पादपों के किस कोशिकांग में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, यानी भोजन कहाँ बनता है? सही उत्तर है इसका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, ATP का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? वेल ATP आर मैन्युफैक्चर्ड। तो सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला जो क्वेश्चन लिया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, ATP और ADP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। प्रश्न 8 लिया, DNA और RNA का पूरा नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और RNA यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। कोशिका के किस अंग के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है? यानी प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग द्वारा होता है? तो सही उत्तर है राइबोसोम। केंद्रक पदार्थ किस यौगिक से बना होता है? ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। केंद्रक पदार्थ किस यौगिक से बना होता है? सब जानते हैं किस पदार्थ से बना होता है, लेकिन उसमें कंपाउंड कौन सा होता है? वह है न्यूक्लियोप्रोटीन। गुणसूत्र कोशिका के किस अंग में पाए जाते हैं? गुणसूत्र न्यूक्लियस में पाए जाते हैं यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में प्राप्त संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स मातृ कोशिका यानी मदर सेल के समरूप होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इससे पहले आपको बताएं कि पिछला जो हमारा वीडियो सबसे पहले जो डाला गया था, पिछले वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करने वाले जो भैया हमारे थे वे थे अनीश यादव, और इनका कमेंट भी बहुत अच्छा मिला था। हर्षित पांडे दूसरे भैया थे जिन्होंने अपना कमेंट हमें भेजा,
और भी कुछ लोगों ने दिया है, फिर बाद में उनका चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 13 की चर्चा कर लें। वर्णी तथा अवर्णी लवक में क्या अंतर है? वर्णी माने होता है क्रोमोप्लास्ट, CHROMO, यानी ये रंगीन लवक होते हैं, जबकि अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की पहचान का एक लक्षण लिखिए। कैसे हम जाने कि पादप कोशिका है? तो सही उत्तर इसका होगा कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है। किसमें? प्लांट सेल में। प्रश्न 15 है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं प्राप्त होती हैं? अर्धसूत्री यानी मियोसिस, तो इससे 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी अगर 46 गुणसूत्र हैं तो एक कोशिका में 23 गुणसूत्र ही पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अर्धसूत्री विभाजन शरीर के किस अंग में होता है? तो सही उत्तर है जननांगों में, यानी सेक्स ऑर्गन्स में। 17 नंबर, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रश्न 18 है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? यानी जो हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है या हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, शरीर की ग्रोथ को ही हम कायिक वृद्धि कहते हैं। और जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए कोशिका कहाँ से आएगी? तो समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस से। युग्मकों को बनाने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? युग्मक अभी मैं बात कर रहा था नर जननांग और मादा जननांग से बनने वाले सेल्स, यानी नर कोशिका और मादा कोशिका, यानी शुक्राणु और अंडाणु। नर कोशिका को शुक्राणु कहते हैं, मादा कोशिका को अंडाणु कहते हैं, स्पर्म्स एंड ओवम कहते हैं इंग्लिश में। ये बनते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से, मियोसिस से, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब हम शुरू करते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि प्रांजल शर्मा और संकल्प त्रिपाठी, ये दो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को जब भी हमारा कोई वीडियो पहुंचता है तो उसको तुरंत ये देखते भी हैं और पूरा टाइम देखते हैं, वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं, और जब पूरा देख लेते हैं तब वो हमको अपने कमेंट्स भेजते हैं। आप सभी से भी मेरी गुजारिश है कि आप सभी पूरा वीडियो देखा करिए और अपने कमेंट्स तब आप भेजा करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पूरा देखा करें। तो आप सब हैं ना क्लास में? कोई गायब तो नहीं हो गया? आइए लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेडी रहिएगा भाई, कहीं जाइएगा नहीं। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आ गया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? बोर्ड परीक्षा में पिछले कई सालों में यह क्वेश्चन आया है। तो इसका सही उत्तर है, संरचना की दृष्टि से कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तथा कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु कार्य की दृष्टि से कोशिका के अंदर वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो जीव शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यानी जो हमारी बॉडी में कार्य होता है वह सब कार्य सेल में भी होता है। इसीलिए कोशिका को सजीव शरीर की यानी लिविंग बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सारे कार्य जो हम करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं,
ये सारे के सारे जनन करते हैं, ये सारे के सारे कार्य हमारी कोशिका में भी होते हैं। इसी कारण से इसको हम क्रिया की दृष्टि से इकाई कहते हैं। और कोशिका जैसी संरचना है तो हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। तो कोशिका और कोशिका को सजीव शरीर की संरचना और क्रिया दोनों की दृष्टि से इकाई कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? 2019 में, 2017 में, 2018 में ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो एनसीईआरटी के में भी आ चुका है और यूपी बोर्ड में भी। तो आप सभी इसको जरूर देखें कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक बाह्य आवरण है जो कोशिका के आंतरिक पदार्थों को बाह्य वातावरण से अलग करती है। इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, अर्थात वह आधे पदार्थों को अंदर जाने देती है और आधे को बाहर रोक देती है। अर्थात जो यूजफुल होते हैं उनको अंदर जाने देती है सेल के अंदर, जो नॉन यूजफुल होते हैं उनको बाहर रोक देती है। अब सोचिए, इतनी महत्वपूर्ण चीज है, एक तरह से वो जाली वाला दरवाजा है ये। यदि यह फट जाए तो क्या होगा? सारे के सारे पदार्थ अंदर चले जाएंगे और अंदर के सारे पदार्थ बाहर आ जाते हैं और इसी कारण से कोशिका डेड कर जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली अगर फट जाएगी तो कोशिका मर जाएगी। यदि गाल्जी काय उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? सारे उपकरणों को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो गाल्जी काय क्या करता है? यदि हमारे शरीर में या सेल के अंदर गाल्जी काय उपकरण नहीं होगा तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंदर प्रदब्य जालिका है, उसमें जो पदार्थ बनते हैं वे कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न भागों में स्थानांतरण उसका बंद हो जाएगा। यानी अंतर प्रदब्य जालिका जो पदार्थ बनाती है उसको गाल्जी काय ट्रांसफर करता है, एक तरह से बस का काम करता है। इसी के साथ साथ अंतर प्रदब्य जालिका में कुछ रसायन बनते हैं जो लाइसोसोम्स में जाकर कलेक्ट होते हैं। तो लाइसोसोम्स में भी वो रसायन नहीं पहुंचेंगे तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। इस कारण से जो कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका निष्कासन भी नहीं हो पाएगा और जब ये तीनों क्रियाएं बंद हो जाएंगी, स्थानांतरण नहीं होगा, लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे, तो इन कारणों से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। यदि हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ यानी टॉक्सिन्स न निकले तो हम सभी का जीवन भी कम हो जाएगा। हो ही जा रहा है, जीवन तो हम लोगों का कम हो ही जा रहा है। टॉक्सिन्स हम लोग ले रहे हैं, यूरिया खाते हैं और तमाम प्रकार के कीटनाशक खा रहे हैं, इसी कारण से मनुष्य का लाइफ भी कम हो गया है। अब हम प्रश्न लिए हैं, पादप और जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर बताइए। आपको सारणी बनाकर लिखनी है, बट हमारे पास सारणी बनाने की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही मैंने लाइन बाय लाइन कर दिया है। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति नहीं पाई जाती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोई हरित लवक नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, अथवा अगर पाई भी जाती हैं तो बहुत छोटी होती है। और अंतिम पॉइंट लिया है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम की जरूरत पड़ती है, तो सेंट्रोसोम नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अंतर है। प्रश्न नंबर 5 लिया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 4 अंतर बताइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत अंतर है।
पहला अंतर लिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। मित्रों, इसको भी सारणी बनाकर लिखनी है, बट हमारे पास सारणी बनाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम ऐसा ही लिख रहे हैं। तो आप सभी बिल्कुल समझ में आ रहा है बात ना। दूसरा पॉइंट ठीक प्रकार से समझें, और कोई समस्या आती है तो हमको कॉल कर सकते हैं या हमको मैसेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार सामान्यतः 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है, तो साइज भी बड़ी होती है। और अंतिम पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, यानी साइटोप्लाज्म में स्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस यानी केंद्रक में स्थित होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए आपके। प्रश्न 6वां है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को तो कोशिका के अंदर जाने देती है, अंदर व बाहर दोनों तरफ आने जाने देती है, परंतु कुछ पदार्थों को न अंदर आने देती है न ही बाहर जाने देती है। इसीलिए इसको वर्णात्मक यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये चयन करती है किसको जाने लायक है, कौन नहीं जाने लायक है। जिसको जाने लायक होता है उसको एंट्री देती है, जिसको नहीं जाने लायक होता है उसको एंट्री नहीं देती है। 7वां प्रश्न हमने लिया बेटा, राइबोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बार बार प्रश्न आता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्यों? तो लाइसोसोम्स में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि लाइसोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं तथा एंजाइम, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वे अपनी ही कोशिका को पूरा पचा लेते हैं। इसी कारण लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न 8, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक बाह्य आवरण है। यदि किसी कारणवश यह फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका का आंतरिक पदार्थ तथा बाह्य पदार्थ आपस में मिल जाएगा। फलतः कोशिका की जो जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी और सेल डेड कर जाएगी यानी मर जाएगी। प्रश्न 9, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? वो तो एक कोश की जीव है, फिर कैसे भोजन प्राप्त करता है? तो अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव है। यह भोज्य पदार्थ के चारों ओर अपने कूटपाद द्वारा आवरण बनाता है और बाद में आंतरिक परत को नष्ट कर लेता है, यानी बाहर घेर लेता है, अंदर वाला पचा लेता है, जिससे भोजन इसके शरीर में आ जाता है और इस प्रकार ये भोजन कर लेता है। प्रश्न 10, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, सारे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न है। इस कार्ड से पूरा का पूरा वीडियो देखें और उसका एंजॉय करें और इसको याद भी कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। बायो के लिए, इंटरमीडिएट के बायो के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के परीक्षा के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी नामक ऊर्जा युक्त यौगिक में संचित कर ली जाती है। आवश्यकता होने पर कोशिका एटीपी को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर लेती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस और एटीपी को कोशिका का ऊर्जा का सिक्का एनर्जी क्वाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
हरे टमाटर पकने पर लाल हो जाते हैं क्यों? सीधा सीधा उत्तर है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो हरा होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, और लाल होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो एक लाइन का उत्तर इसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। प्रश्न 12, केंद्रक में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं? तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। जैसा मैंने उत्तर दिया लिखा है ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना भी चाहिए। ये लिखने का भी तरीका बताया मैंने आपको इसके द्वारा। तो आप सभी ऐसे उत्तर लिखा करें। प्रश्न परीक्षा में नहीं लिखे जाते हैं, केवल उत्तर परीक्षा में लिखे जाते हैं। तो केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का पूरा रिवीजन हो चुका है। क्विक रिवीजन सीरीज के लिए इस पाठ के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको नया मैटर देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी से बहुत निवेदन है कि अपने मित्रों को भी बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी बताएं कि उसको देखें। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें और फिर हमको अपने कमेंट्स जरूर भेजें। धन्यवाद।